साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस वीडियो में मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में चर्चा हो। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि मुगल बादशाहों की जो सूची है इनमें अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। मित्रों औरंगजेब के बारे में तमाम ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसे ऐतिहासिक भ्रम हैं जो ये बात सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि औरंगजेब बड़ा ही कट्टर शासक था। आइए साथियों उसकी कट्टरता, उसकी अच्छाई और बुराई, उसकी राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसको भी समझा जाए और एक अच्छे प्रशासक के रूप में औरंगजेब को याद किया जाता है उसको भी जाना जाए। और अभी हाल में औरंगजेब को लेकर काफी राजनीतिक हलचल भी थी भारत की राजनीति में। तो आइए इन सारे बातों पे हम चर्चा करते हैं और इन सारे बिंदुओं पर आपका हम ध्यान आकृष्ट करवाएंगे कि कहाँ कहाँ किन किन बातों को लेकर औरंगजेब में भ्रम है, कौन सी वास्तविकता है, कौन सी वास्तविकता नहीं है। इन सारे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब का जो पिता था उसका नाम था शाहजहां। आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए कि औरंगजेब के पिता शाहजहां थे और इनकी माता का नाम मुमताज महल था। इनकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। ये दो बातें आप पहले जान लीजिए। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब चार भाई, वैसे भाई और रहे होंगे लेकिन चार भाइयों का विशेषकर उल्लेख मिलता है, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इन चारों पुत्रों में, शाहजहां के इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए शाहजहां के जीवन काल में ही एक गृह युद्ध हुआ, एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ और इस उत्तराधिकार युद्ध में, इस गृह युद्ध में अंततः जीत औरंगजेब को मिली और औरंगजेब का जो है दो बार राज्याभिषेक हुआ। एक 21 अप्रैल 1658 को, ध्यान देंगे 21 अप्रैल 1658 को पहला राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद साथियों 5 जून 1659 को दूसरा राज्याभिषेक, यानी एक ऐसा मुगल बादशाह जिसके दो दो राज्याभिषेक हुए। एक राज्याभिषेक 21 अप्रैल 1658 को, एक जो है 5 जून 1659 को। साथियों औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। ध्यान देंगे दिलरास बानो बेगम, रबिया बीबी कहा जाता था और एकमात्र पत्नी। देखिए मित्रों यद्यपि मुगल जो शासक थे ये ऐसो आराम विलासता भरी जिंदगी जिया करते थे, इनके पास पत्नियों की संख्या बहुत हुआ करती थी, हरम हुआ करते थे, एक ऐसा महल हुआ करता था जहां पे अत्यधिक पत्नियां ही पत्नियां निवास किया करती थी। लेकिन इकलौता मुगल बादशाह जिसके पास केवल और केवल एक बीबी थी, अनेक बीवियों का उल्लेख नहीं मिलता। ये उस समय के लिए अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी साथियों, जहां की नौकरानियों, दासियों की एक लाइन सी लगी रहती थी, वहां पे केवल और केवल एक पत्नी का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है दिलरास बानो बेगम या रबिया बीबी। आइए साथियों अब औरंगजेब के शासनकाल कि हम कुछ धार्मिक नीतियों पर चर्चा करें क्योंकि यही से आप बात को समझेंगे। देखिए साथियों उत्तराधिकार के युद्ध के बाद जब गद्दी पे औरंगजेब बैठा तो औरंगजेब के सामने कोई बहुत बड़ी विजय की लालसा नहीं थी, क्योंकि भारत को लगभग पूरी तरह से मुगल जीत चुके थे। अब विद्रोहों को दबाना या इनको दबाए रखे रहना यही इनका मुख्य था और शासन को सुचारू रूप से चलाना, बस दो ही काम थे। एक शासन को सुचारू रूप से चलाने का काम था, दूसरा विद्रोहों को दबाना था। इन दोनों में सुशासन की आवश्यकता थी, जिसमें औरंगजेब फेल हुआ या पास हुआ ये बातें बात की बात है। अभी हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब जब गद्दी पे बैठा तो उसके बाद भारत का जो एक दक्षिण भारत का, विशेषकर दक्षिण भारत का या उत्तर भारत के कुछ छोटे छोटे जो राजा थे वो विद्रोह पर उतर आए और इन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिए औरंगजेब ने जो नीति अपनाई उसमें कहीं न कहीं से राजनीतिक अधिक था और धार्मिक कम था।
और उसने राजनीतिक एजेंडे में धार्मिक एजेंडा शामिल कर दिया। यहीं पे चूक कर बैठा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल यहीं पे हुई कि वो राजनीतिक एजेंडे में धार्मिक एजेंडा जोड़ दिया, जिसके कारण वो फेल हो गया। साथियों, फिर भी देखते हैं, उसने 1559 में इस्लामिक आचार संहिता लागू की। ध्यान देने की बात है, यहीं पे हमने कहा आपसे कि इस्लामिक आचार, क्योंकि राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए था, चूक कर बैठा, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया। इस्लामिक आचार संहिता लागू की और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का, यानी राज्य का जो धर्म था उसने दारुल इस्लाम कर दिया, इस्लाम को थोपने का काम किया। यद्यपि और मुगलों के समय में थोड़ा सा नरमी की गई थी, इंडो इस्लामिक की बात की थी, हिंदुओं को जो है आकर्षित करने का काम किया गया था। यहाँ पे जो है दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का काम किया गया, जो हमने अभी आपसे बताया। धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया औरंगजेब ने। धार्मिक कट्टरता के अंतर्गत उसने क्या काम किया? सिक्कों पर से कलमा लेख बंद करवा दिया। देखिए मित्रों, यहां तक तो सही था, क्योंकि मुद्रा जो है हर व्यक्ति के हाथों में जाता है। कसाई अगर गोश्त तौलता है तो फुटकर देने के लिए मुद्रा को हाथ में लेन देन करता है, छूता है उसी हाथ से। जितने गंदे काम होते हैं वो भी मुद्रा के ट्रांसपेरेंट से होते हैं। हर वर्ग के हाथों में पैसा जाता है। उसने सोचा कि कहीं कलमा या जो कुरान की आयतें हैं ये अपवित्र हो जाएंगी, इसलिए उसने जो है सिक्कों से कलमा हटा दिया। यदि धार्मिक था वर्क, लेकिन सराहनीय था। आप अगर थोड़ी देर के लिए आप अगर ये सोचते हैं कि आपके पैसों पर लक्ष्मी की अंकन कर दिया जाए या किसी देवी देवता का अंकन कर दिया जाए, साथियों बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपसे बताया कि ये मुद्रा किनके किनके हाथों जाती है, अपवित्र हो जाएगी, ऐसी उसकी थिंकिंग थी। नवरोज प्रथा जो है बंद कर दिया गया। नवरोज प्रथा भी इस्लामिक प्रथा नहीं थी, ये पारसी प्रथा थी, उसको उसने बंद कर दिया। साथियों आगे 1663 में सती प्रथा बंद करवा दिया। ये सराहनीय कदम था। सती प्रथा को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। ध्यान देंगे, तीर्थ यात्रा कर उसने हिंदुओं पर लगाया। 1668 में हिंदू त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई। 1668 में हिंदू त्योहारों को मनाने पर क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। उसके बाद 1669 में बनारस का शिव मंदिर, काशी विश्वनाथ का जो है शिव जी का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया केशव राय मंदिर मथुरा में, और गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ये 3 मंदिर भारत के उत्तर भारत के बड़े मंदिर थे शिव जी के। इन तीनों मंदिरों को गिरवा दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय काम था औरंगजेब का। फिर भी हमने अभी कहा कि राजनीतिक मामला था, उसको उसने धर्म से जोड़ दिया, ये उसकी सबसे बड़ी चूक थी। उसके बाद साथियों आपको बताना चाहेंगे 1679 में हिंदुओं पर पुनः उसने जजिया कर लगा दिया, और आपको बताना चाहेंगे 1664 में जजिया कर बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आज उन्हीं की पीढ़ी में दोबारा जजिया कर लागू जाने तो निंदनीय होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां निंदा की जाएगी, निंदा से औरंगजेब बच नहीं सकता। शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन बंद करा दिया। झरोखा दर्शन के पीछे साथियों और 12वें वर्ष तुलादान बंद करवा दिया। ये दोनों प्रथाएं धन का अपव्यय करती थी। अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर पहले। और देखिए साथियों हुआ क्या, ये दोनों प्रथाएं राज्य पर आर्थिक दबाव बनाती थी। औरंगजेब ने दोनों को बंद कर दिया। ये सराहनीय कदम था। अभी हम आपको बताएंगे क्यों। क्योंकि औरंगजेब खुद टोपी सिलकर अपना खर्च निकालता था। सरकारी खर्चों को उसने दूर कर दिया, सरकारी खर्चे बंद करवा दिए, एक पत्नी रखा। साथियों उसने जो राज्य के व्यय थे उनको कंट्रोल किया। शासन कैसे चलाया जाता है
स्टैंडर्ड क्लास की नीति अपनाई उसने। हमने कहा आलोचना की बात अलग है, ये सारे कार्य उसने जो भी किए हिंदुओं विरोधी, इसका मतलब राजनीतिक था। गलती उसने की उसको धर्म से जो जोड़ा। आगे देखिए साथियों, औरंगजेब ने गुरुवार की रात पीरों की मजारों व कब्रों पर दिया जलाने के लिए जो प्रथा थी बंद कर दी। ये भी ठीक नहीं था, तो लगा उसने बंद कर दिया। उसके बाद मुहतसिब आचरण का अधिकारी नियुक्त किया गया। ये साथियों देखिए कितनी बड़ी बात की औरंगजेब ने कि आचरण को ठीक से चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया। अब मित्रों इसके बाद भी उसके समय में अनेक विद्रोह हुए और इन्हीं विद्रोहों को सुलझाते सुलझाते दक्षिण भारत हो गया और दक्षिण भारत से वापस नहीं आ पाया। औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई और वहीं पे उसको दफना दिया गया। यद्यपि इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल भवन पूरी तरह से ढह गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अंतिम शक्तिशाली शासक कह लीजिए। अब नीतियां तो भैया हमने कहा कि नीतियां उसकी बहुत ठीक थी। अब सवाल ये है कि कभी कभी नीतियां उसकी सोच और तात्कालिक जो जनता थी उसकी सोच में कुछ डिफरेंस रहा होगा और जिसकी बदौलत उसकी सारी नीतियां फेल हो गई साथियों। और आज थोड़ा सा इस मामले में औरंगजेब की आलोचना की जाती है, लेकिन शासन कैसे चलाया जाता है इसकी आलोचना तो आप नहीं कर सकते इसकी, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए। तो आइए आगे हम जो है चर्चा करते हैं। आइए मित्रों आगे शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष की चर्चा हो जाए। मित्रों शिवाजी के सामने जो शिवाजी का साम्राज्य स्थापित करने का काम था वो कहीं न कहीं से वो औरंगजेब के संघर्ष के बिना शिवाजी सफल ही नहीं हो सकते थे। और समस्या साथियों यह थी कि शिवाजी छोटी सी जागीर के जागीरदार और औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। अब इतने बड़े वटवृक्ष के नीचे छोटा पौधा अगर कहीं डेवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से वो संघर्षशील होगा। शिवाजी छोटे मोटे किलों को जीतते रहे, जीतते जीतते कई बार सूरत को लूटा और औरंगजेब ने अपने सेनानायक शाइस्ता खां को भी वहां भेजा। यद्यपि शाइस्ता खां असफल हुए, तो कहने का मतलब एक संघर्ष एक बीच में, क्योंकि शिवाजी का जो क्षेत्र था वो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी क्षेत्र था। तो जब दिल्ली या आगरा से सेनाएं आती थी तो निश्चित रूप से शिवाजी इधर अपना काम लूटपाट करके कहीं छुप जाते थे। ऐसे में औरंगजेब बहुत परेशान हो गया था शिवाजी से और शिवाजी आए दिन लूट का काम किया करते थे। छापामार युद्ध प्रणाली थी शिवाजी की। तो ऐसे में दोनों, अब औरंगजेब ने दिमाग से काम लिया। उसने महाराजा जय सिंह को शिवाजी से संधि करने के लिए भेजा और शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई 1665 में साथियों। ऐतिहासिक संधि हुई और आपको बताना चाहेंगे कि इस संधि में शिवाजी को बहुत हानि पहुंची, बहुत नुकसान हुआ शिवाजी का। 23 किले शिवाजी ने अपने मुगलों को दे दिए। कुल मिलाकर इस संधि में शिवाजी का ही बहुत नुकसान हुआ। और यही नहीं, शिवाजी आगरा पहुंच गए, दीवाने आम में पेश हुए। वहां शिवाजी के साथ थोड़ा सा ठीक ढंग से पेश नहीं आया गया। शिवाजी को कई कतारों के पीछे खड़ा किया गया। अब विद्रोही खून जिसका हो तो निश्चित रूप से वो दबेगा नहीं। शिवाजी ने वहीं पे तलवारें निकाल ली, क्योंकि शेर की माद में थे शिवाजी। शिवाजी को तुरंत कैद कर लिया गया और कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। लेकिन मित्रों ये भी कहा जाता है कि दीवारें कितनी ऊंची हो
जो जाबाज हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं निकल आएंगे। शिवाजी ने अपने जन्मदिन पर मिठाइयां बांटने का एक नाटक किया। मिठाई के डिब्बे में अपने पुत्र के साथ वहां से भाग निकले। पुनः पहुंचे कहां? पूना, सूरत, दक्षिण भारत पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू किया। तब जाके औरंगजेब को पता चला कि अरे तो फरार हो गया। तो ऐसे थे शिवाजी। अगले किसी क्लास में शिवाजी की चर्चा होगी। साथियों, 1689 में संभाजी की हत्या कर दी गई और उसके भाई राजा राम ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ये कहीं न कहीं से ये इतनी बातें तो औरंगजेब के समय में थी किसके विषय में? कल लीजिए, मुगलों और मराठों के मध्य संघर्ष। यद्यपि शिवाजी 1680 में ही खत्म हो गए थे। औरंगजेब ने 1689 में संभाजी की हत्या की, उसके बाद उसके भाई ने संघर्ष जारी रखा। तो साथियों, बाद में यही मराठा बटवृक्ष पेशवाओं के समय में लगभग पूरे भारत को एक बार फतह करने का काम किया था। चलते हैं अब औरंगजेब के समय में विद्रोहों को पढ़ा जाए। साथियों, इसी विद्रोहों की वजह से औरंगजेब ही नहीं बल्कि मुगल वंश धराशायी हो गया था। साथियों, एक कहावत कही जाती है कि जिस तरह से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का अंत कर दिया था, उसी तरह से दक्कन के नासूर ने औरंगजेब का अंत कर दिया था। एक कहावत कही जाती है। हम बात करते हैं औरंगजेब के समय के ये 4-5 विद्रोह की। इन्हीं विद्रोहों में उलझ कर औरंगजेब का अंत हो गया। अफगान विद्रोह, अफगान जो है एक अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अफगानों में भागू जो है अफगानों का नेतृत्व करता था, काफी दुख पहुंचाया था औरंगजेब को। और ये एक बड़ा विद्रोह था अफगानों का। दूसरा विद्रोह जाटों का था। जाट मित्रों बताना चाहेंगे किसान वर्ग थे, दिल्ली के आसपास स्थित थे। जाटों का नेता राजा राम था। राजा राम की मृत्यु के बाद नेतृत्व चूड़ामन ने किया। और जाटों ने यहां तक कि जाटों ने यहां तक कि अकबर की कब्र को भी खोद डाला था। बहुत विद्रोही किस्म के जाट थे। इसमें विशेषकर किसान वर्ग थे। एक छोटी सी जागीर की स्थापना भी की गई थी राजा राम के द्वारा। सतनामी, साथियों ये मथुरा के आसपास थे। ये मूलतः धार्मिक वर्ग थे सतनामी, और धार्मिक संप्रदाय थे। इनका राजनीति से बहुत संबंध नहीं था। राजनीतिक ठेस पहुंचने पर इन लोगों ने विद्रोह किया था। और बुंदेला, ओरछा के शासक चंपतराय के नेतृत्व में बुंदेला ने विद्रोह किया। यद्यपि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड में बुंदेला के नेतृत्व में एक साम्राज्य की भी स्थापना की गई। साथियों, और शाहजादा अकबर, साथियों ये सबसे बड़ा विद्रोह तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने ही किया। अकबर विद्रोह किया और फारस भाग गया। शाहजादा अकबर विद्रोह किया और कहां भाग गया? फारस भाग गया, और वहां फारस में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से साथियों आप देखेंगे कि औरंगजेब ने जिस सुशासन की स्थापना करनी चाहिए, देश काल परिस्थितियां उसका साथ नहीं दी, और वो विद्रोहों में उलझा रहा और उलझकर उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि साथियों शासन की जो उसने व्यवस्था, उसने सिस्टम बनाया था, बहुत तगड़ी थी। लेकिन हमने कहा कि आप कितने ही इकलौते अच्छे हों, आपके सपोर्ट में आपका सहयोग अगर देने वाले अगर अच्छे नहीं हो, तो निश्चित रूप से आप पतन की कगार पर पहुंचेंगे। ये सब लोग अपने अपने कहीं ना कहीं से, इनका भी अलग से अपना अपना स्वार्थ था। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़े और अंततः मुगल वृक्ष ही धराशायी हो गया। साथियों, औरंगजेब का ही अंत नहीं हुआ, बल्कि मुगल साम्राज्य का ही अंत हो गया। अंतिम हमने बताया आपसे मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। तो आप इसका अध्ययन करेंगे लगभग पूरे वीडियो का। जहां से भी अगर क्वेश्चन आपके अगर मन में कोई अगर शक होता है, तो आप मैसेज के माध्यम से हमें आप जो है इसकी सूचना दें। अगर कोई दिक्कत होती है, और नहीं तो आप इसका अध्ययन करिए। निश्चित रूप से किसी न किसी पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न आया करते रहते हैं, तो आप अध्ययन करेंगे और सफल होंगे। जय हिंद साथियों।